रुकिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज खाते हैं वही तय करता है आपका गुस्सा, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और शायद आपका पूरा भविष्य? शाकाहारी या मांसाहारी, यह केवल स्वाद की बात नहीं है, ये शक्ति, स्वभाव और संस्कार की बात है। आज इस वीडियो के बाद जब भी आप अपनी थाली देखेंगे तो आपका मन पूछेगा, क्या मैं सही चुन रहा हूं? मैं आज न किसी को गलत कहूंगा, न किसी को सही ठहराऊंगा, लेकिन जो सच अक्सर बड़े लोग भी खुलकर नहीं कहते, वह आज बिना डर के कहा जाएगा। और हां, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप एक ऐसी बात मिस कर देंगे जो आपके शरीर और आपके मन दोनों को समझने का नजरिया बदल देगी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब बहुत लोग जानते हुए भी कमेंट में लिखने से डरते हैं। इस वीडियो को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है और हर हिस्सा आपकी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा। वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं खुद आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। यह विषय इतना संवेदनशील क्यों है? भारत में अगर 2 ऐसे विषय हैं जो सबसे जल्दी बहस, विवाद और कभी-कभी टकराव तक पहुंचा देते हैं, तो वे हैं धर्म और भोजन। और जब बात आती है शाकाहारी बनाम मांसाहारी की, तो अक्सर तर्क पीछे छूट जाता है और भावनाएं आगे आ जाती हैं। कोई कहता है मांसाहार के बिना शरीर नहीं बन सकता, कोई कहता है शाकाहारी लोग कमजोर होते हैं, और कोई यह तक कह देता है जो जानवर खाता है उसमें करुणा नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है, इन बातों में सच्चाई कितनी है? असल समस्या यह नहीं है कि लोग अलग अलग सोचते हैं। असल समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अधूरी जानकारी के आधार पर पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और याद रखिए, अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम न किसी को सही ठहराएंगे, न किसी को गलत साबित करेंगे। हम केवल तथ्यों की बात करेंगे। इस पूरे विषय को हम 6 साफ और सरल हिस्सों में समझेंगे। तो अगर आप सच में इस बहस को समझना चाहते हैं, न कि सिर्फ जीतना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। पार्ट 1, इतिहास। इंसान ने भोजन की शुरुआत कैसे की? इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय में पीछे जाना होगा। बहुत पीछे, जब न शहर थे, न खेत, न बाजार और न ही कोई सुपरमार्केट। उस दौर को हम कहते हैं आदिम मानव का समय, प्रिमिटिव एज। उस समय इंसान जंगलों में रहता था। उसके पास न खेती की तकनीक थी, न अनाज उगाने का ज्ञान, न भोजन को सुरक्षित रखने के साधन। ऐसे में सवाल उठता है, इंसान ने खाना कहां से पाया? जवाब बहुत सरल है, जहां से मिला वहीं से, जंगलों में। फल, कंद, जड़ें मिलती थीं, लेकिन ये हमेशा उपलब्ध नहीं होती थीं। और जब भोजन नहीं मिलता था तो जीवित रहने के लिए शिकार करना पड़ता था। इसलिए उस समय मांसाहार कोई संस्कृति नहीं था, कोई पसंद नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। इसे ऐसे समझिए, अगर उस दौर में इंसान शिकार नहीं करता तो शायद मानव सभ्यता आज अस्तित्व में ही नहीं होती। यानी इतिहास के उस चरण में मांसाहार बराबर जीवित रहने का साधन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बदला, इंसान ने सोचना शुरू किया। उसने प्रकृति को समझा। धीरे धीरे खेती की शुरुआत हुई। अनाज उगाए जाने लगे, दालें, सब्जियां, फल नियमित रूप से मिलने लगे। यहीं से इंसान के सामने चुनाव, चॉइस आया। अब भोजन के लिए किसी जानवर को मारना जरूरी नहीं था। और इसी दौर में दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग रास्ते चुने। कुछ संस्कृतियों ने कहा, अब जब भोजन बिना हिंसा के मिल सकता है तो हमें हिंसा की जरूरत नहीं। उन्होंने धीरे धीरे मांसाहार छोड़ दिया। जबकि कुछ संस्कृतियों ने परंपरा, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मांसाहार को जारी रखा। यानी इतिहास हमें यह सिखाता है कि मांसाहार की जड़ें जीवित रहने की आवश्यकता में थीं। शाकाहार का विकास सभ्यता, स्थिरता और विकल्प के साथ हुआ। इसीलिए यह कहना कि शाकाहार या मांसाहार हमेशा से ऐसा ही था, इतिहास के साथ न्याय नहीं करता। असल सच्चाई यह है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों ही मानव इतिहास के अलग अलग चरणों की कहानी है। और यही कारण है कि आज इस विषय पर बहस इतनी भावनात्मक हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की यात्रा से जुड़ा हुआ विषय है। अब सवाल यह नहीं है कि इंसान ने क्या खाया। असली सवाल यह है कि आज आधुनिक विज्ञान के युग में
हमारे शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। पार्ट 2, विज्ञान। शरीर को वास्तव में क्या चाहिए? अब तक हमने इतिहास समझा, लेकिन आज हम जंगलों में नहीं रहते। आज हम आधुनिक विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, बल्कि सवाल यह है कि आज हमारे शरीर को वास्तव में किस चीज की जरूरत है। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर को मुख्य रूप से 5 चीजें चाहिए होती हैं। 1 प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 वसा, फैट, 4 विटामिन, 5 खनिज, मिनरल्स। अब ज्यादातर बहस प्रोटीन को लेकर होती है। अक्सर यह कहा जाता है मांसाहार के बिना पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल सकता। लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान कहता है नहीं। प्रोटीन 2 तरह के स्रोतों से मिलता है, पशु स्रोत एनिमल प्रोटीन, वनस्पति स्रोत प्लांट प्रोटीन। मांस, मछली और अंडा एनिमल प्रोटीन के स्रोत हैं। वहीं दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर और मेवे प्लांट प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। अंतर क्या है? एनिमल प्रोटीन तेजी से शरीर में अवशोषित होता है, मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर दिल की बीमारी और सूजन का जोखिम बढ़ा सकता है। प्लांट प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है, फाइबर के साथ आता है, जो पाचन और दिल दोनों के लिए अच्छा है। इसीलिए विज्ञान यह नहीं कहता कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। विज्ञान कहता है संतुलन सबसे जरूरी है। अब एक और बड़ा भ्रम, शाकाहारी लोग कमजोर होते हैं। अगर यह सच होता तो दुनिया के कई एथलीट, वैज्ञानिक और सफल लोग शाकाहारी कैसे होते? असल में कमजोरी भोजन से नहीं, गलत भोजन से आती है। अगर कोई सिर्फ जंक फूड खा रहा है सब्जी के नाम पर, सिर्फ आलू खा रहा है, तो वह शाकाहारी होते हुए भी अस्वस्थ रहेगा। उसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा मांस, बहुत ज्यादा तला भुना खाता है, तो वह भी अस्वस्थ रहेगा। विज्ञान का निष्कर्ष साफ है, शरीर को यह नहीं पता कि प्रोटीन शाकाहारी है या मांसाहारी। शरीर को सिर्फ यह पता है कि उसे कितना और कैसा पोषण मिल रहा है। यानी असली सवाल यह नहीं है आप क्या खाते हैं, असली सवाल यह है क्या आप संतुलित खाते हैं। और यहीं से हम अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग और व्यवहार को भी प्रभावित करता है, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। पार्ट 3, शरीर और मस्तिष्क। भोजन हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है? अब तक हमने इतिहास और विज्ञान की बात की, लेकिन भोजन का सबसे गहरा प्रभाव किसी और जगह पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर। आज आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि ब्रेन और गट यानी दिमाग और पेट आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। इसे कहा जाता है गट ब्रेन कनेक्शन। मतलब आप जो खाते हैं वह सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं, आपकी सोच, भावनाएं और व्यवहार भी प्रभावित करता है। अब इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जब हम भारी भोजन खाते हैं, खास तौर पर ऐसा भोजन जिसे पचाने में ज्यादा समय लगता है, तो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा पाचन प्रक्रिया में लग जाती है। इसका सीधा असर यह होता है कि दिमाग को कम ऊर्जा मिलती है, सुस्ती महसूस होती है, ध्यान लगाने में परेशानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा भारी भोजन के बाद नींद आने लगती है या चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं हल्के और संतुलित भोजन की। जब भोजन आसानी से पचने वाला हो, फाइबर से भरपूर हो, विटामिन और खनिजों से युक्त हो, तो पाचन में कम ऊर्जा लगती है और दिमाग को ज्यादा स्थिर ऊर्जा मिलती है। इसका परिणाम होता है बेहतर एकाग्रता, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन। इसी कारण आप देखेंगे कि ध्यान, योग और मानसिक अभ्यास करने वाले लोग अक्सर हल्का भोजन पसंद करते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। विज्ञान ये नहीं कहता कि कोई एक भोजन सबके लिए एक जैसा काम करेगा। हर इंसान का शरीर अलग है, जीवन शैली अलग है, काम करने का तरीका अलग है। लेकिन विज्ञान ये जरूर कहता है कि लंबे समय तक खाया गया भोजन हमारे सोचने के पैटर्न को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा तला भुना लगातार खाता है, तो उसके शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन बढ़ सकता है, और इसका असर मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, थकान पर दिखाई देता है। इसके विपरीत संतुलित और प्राकृतिक भोजन दिमाग को स्थिरता देता है। यही कारण है कि आज कई देशों में मेंटल हेल्थ पर चर्चा करते समय डाइट को एक अहम फैक्टर माना जाता है।
तो निष्कर्ष क्या है? भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं है, भोजन हमारे विचारों का आधार भी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी। असली सवाल यह है क्या आपका भोजन आपके दिमाग को सपोर्ट कर रहा है या थका रहा है। और इसी सवाल से हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात होगी ऊर्जा और मनोविज्ञान की, यानी भोजन हमारे स्वभाव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। पार्ट 4, ऊर्जा और मनोविज्ञान। भोजन हमारे स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है। अब तक हमने यह समझा कि भोजन शरीर और मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन अब एक और गहरा सवाल आता है, क्या भोजन हमारे स्वभाव, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को भी बदल सकता है। मनोविज्ञान और पोषण विज्ञान दोनों का जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा, एनर्जी की। हम अक्सर कहते हैं आज एनर्जी नहीं है या आज मन भारी लग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस स्थिति में भोजन की क्या भूमिका है। विज्ञान के अनुसार जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जो बहुत भारी, बहुत तला भुना या अत्यधिक प्रोसेस्ड होता है, तो शरीर को उसे पचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में पाचन तंत्र ज्यादा सक्रिय होता है, बाकी अंगों को कम ऊर्जा मिलती है और दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हो सकता है चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकान, कभी कभी आक्रामकता। अब इसे उलट कर देखें, जब भोजन सरल हो, प्राकृतिक हो, संतुलित मात्रा में हो, तो शरीर में ऊर्जा धीरे धीरे और स्थिर रूप से मिलती है। इस तरह की ऊर्जा लंबे समय तक रहती है, मन को शांत रखती है और व्यवहार को संतुलित बनाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं हल्का खाने के बाद मन साफ लगता है। यह केवल अनुभव नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। विज्ञान यह नहीं कहता कि किसी एक तरह का भोजन अपने आप किसी को आक्रामक या शांत बना देता है, लेकिन विज्ञान यह जरूर कहता है कि लंबे समय तक लिया गया भोजन हमारे हार्मोन, नर्वस सिस्टम और भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अनियमित समय पर खाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है या लगातार जंक फूड लेता है, तो उसके शरीर में हार्मोनल असंतुलन, ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव हो सकता है और इसका सीधा असर पड़ता है मूड पर, निर्णय लेने की क्षमता पर और दूसरों के साथ व्यवहार पर। यही कारण है कि आज कॉर्पोरेट दुनिया में भी डाइट और मेंटल परफॉर्मेंस पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष बहुत साफ है, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है। भोजन हमारी ऊर्जा की गुणवत्ता तय करता है और वही ऊर्जा हमारे स्वभाव और व्यवहार को आकार देती है। इसलिए असली सवाल फिर वही है, आप क्या खा रहे हैं और वह भोजन आपको कैसा इंसान बना रहा है। अब इसके बाद हम एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ना किसी धर्म के पक्ष में, ना किसी के विरोध में, बस समझने के लिए। और यही होगा अगले भाग में। पार्ट 5, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बिना किसी दबाव के समझने की कोशिश। अब तक हमने इतिहास, विज्ञान, शरीर, दिमाग और मनोविज्ञान की बात की, लेकिन वेज वर्सेस नॉन वेज की बहस यहीं पर आकर सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि यहां बात आती है आध्यात्मिकता की। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म को मानना या किसी नियम को थोपना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है स्वयं को समझना, अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना और जीवन के प्रति संवेदनशील होना। अब सवाल उठता है, भोजन का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मन और चेतना को प्रभावित करने वाला तत्व माना गया है। भारतीय दर्शन में इसे अन्न कहा गया और कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई खास भोजन आपको अपने आप अच्छा या बुरा बना देगा। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह का भोजन हम लंबे समय तक ग्रहण करते हैं, वह हमारी संवेदनशीलता और आत्म नियंत्रण को प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि योग, ध्यान, साधना जैसे अभ्यास करने वाले लोग अक्सर हल्का और सरल भोजन चुनते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है मन की स्थिरता, इच्छाओं पर नियंत्रण और भीतर की शांति। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह एक चुनाव, चॉइस है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, आध्यात्मिकता यह नहीं कहती कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन यह जरूर पूछती है, क्या आपका भोजन आपको और ज्यादा जागरूक बना रहा है
या और ज्यादा असंयमित? कई आध्यात्मिक परंपराओं में अहिंसा की बात की जाती है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी जानवर को नुकसान न पहुंचाना नहीं, बल्कि विचारों में, शब्दों में और व्यवहार में हिंसा कम करना भी है। कुछ लोग इस रास्ते पर शाकाहार को चुनते हैं, कुछ लोग संतुलन और सीमित मांसाहार चुनते हैं। दोनों ही स्थितियों में मूल प्रश्न वही रहता है, क्या आप अपने भोजन को लेकर जागरूक हैं या आप सिर्फ आदत के अनुसार खा रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि भोजन एक जिम्मेदारी है। जितनी ज्यादा जागरूकता उतना ज्यादा संतुलन। और शायद इसी कारण यह विषय इतना भावनात्मक बन जाता है, क्योंकि यहाँ बहस सिर्फ खाने की नहीं, हमारी संवेदनशीलता और मूल्यों की होती है। अब आखिरी हिस्सा बचता है, आधुनिक जीवन शैली का सच, जहां न जंगल है न आश्रम, बल्कि तेज रफ्तार जिंदगी है। और वही हम अगले और अंतिम भाग में समझेंगे। पार्ट 6, आधुनिक जीवन शैली का सच। आज सही चुनाव क्या है? अब तक हमने इतिहास, विज्ञान, शरीर, दिमाग, ऊर्जा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, आज के समय में जब हम न जंगल में रहते हैं और न ही आश्रम में, तो सही चुनाव क्या है? आज की दुनिया तेज है, काम का दबाव है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, नींद कम है और तनाव बहुत ज्यादा। ऐसे में भोजन सिर्फ परंपरा या आदत के आधार पर नहीं, व्यावहारिक समझ के आधार पर चुना जाना चाहिए। आज विज्ञान साफ कहता है, कोई भी डाइट अपने आप में जादुई नहीं होती, न शाकाहार और न ही मांसाहार। असल फर्क पड़ता है आपकी जीवन शैली, आपकी गतिविधि और आपकी मात्रा पर। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर शारीरिक मेहनत करता है या बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ जीता है, तो उसे ज्यादा कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर समय बैठकर काम करता है, कम शारीरिक गतिविधि करता है, तो भारी भोजन उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी। यही कारण है कि आज कई लोग प्लांट बेस्ड डाइट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यह हल्की होती है, पाचन पर कम बोझ डालती है और लंबे समय में दिल और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतर मानी जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग सीमित मात्रा में मांसाहार करते हैं वे गलत हैं। समस्या वहां शुरू होती है जहां भोजन आदत बन जाता है, लालच बन जाता है या तनाव से बचने का जरिया बन जाता है। आज की सबसे बड़ी दिक्कत ओवर ईटिंग है। हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं बिना यह सोचे कि शरीर को सच में कितनी जरूरत है। इसलिए आधुनिक समय में सबसे सही दृष्टिकोण है कॉन्शियस ईटिंग, यानी जागरूक होकर खाना। इसका मतलब है भूख लगने पर खाना मात्रा को समझना और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना। आज कई एथलीट, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल लोग अपनी डाइट को समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी ज्यादा प्लांट बेस्ड, कभी ज्यादा प्रोटीन, क्योंकि वे भोजन को पहचान का विषय नहीं, उपकरण, टूल की तरह देखते हैं। और शायद यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, भोजन आपकी पहचान नहीं है, भोजन आपकी मदद के लिए है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी। असली सवाल यह है, क्या आपका भोजन आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं।